बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक व्यापारी कुंवारी लड़कियों को शाही बावर्ची खाने में काम करने का झांसा देकर कहीं गायब कर देता है। ये बात हर जगह ही चल रही थी और जब ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंची तो ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गए कि आखिर को ये माजरा क्या है। वो भी इसी चीज के लिए अपने वजीर के साथ महवे गुफ्तगू थे कि अचानक ही एक सिपाही उनसे इजाजत लेकर अंदर आया और सर झुकाकर अदब से कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, कोई लड़की आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद है। वो बहुत जोर दे रही है कि वो आपसे हर हाल में आज मुलाकात करना चाहती है। उन्हें अपनी दरखास्त आपको देनी है। ये बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुलाकात का वक्त तो सुबह का होता है, उनसे कहो कि वो कल सुबह यहाँ पर तशरीफ ले आए, मैं मुलाकात कर लूंगा। ये बात सुनकर सिपाही दोबारा बोलने लगा, सुल्तान मुअज्जम, मैंने उनसे ये बात बोली है लेकिन वो बहुत रो रही है और बार बार एक ही बात कह रही है कि उन्हें हर हाल में आपसे आज मुलाकात करनी है। वो मुआमला आज आपको हर हाल में गोश गुजार करना चाहती है, नहीं तो कोई आफत आ जाएगी। ये बात सुनकर सुल्तान मुअज्जम और वजीर दोनों ही ठठक से गए और एक दूसरे की जानिब मशकूक निगाहों से देखा। सुल्तान ने सिपाही की जानिब देखते हुए हुक्म दिया कि उस लड़की को दरबार में इज्जत के साथ पेश किया जाए। वो लड़की जब दरबार में दाखिल हुई तो सुल्तान उसको बहुत गहरी निगाहों से देख रहे थे। उस लड़की की उम्र कम अज कम 20 साल थी, इससे ज्यादा की वो लड़की उनको नहीं लगी थी। वो अदब से उनके सामने आकर खड़ी हो गई और सर झुकाकर सलाम पेश करने लगी। सुल्तान ने सलाम का जवाब सर हिला कर दिया और उनसे दरियाफ्त किया कि आखिर तुम्हें क्या मसला पेश आया है जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा रो रही हो, तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। उस लड़की ने गहरी सांस ली और कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, मैं बहुत दुखियारी हूँ। मैंने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि आज मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा और मैं तबाह हो जाऊंगी। सुल्तान ने उसकी बात सुनी और गंभीर लहजे में कहने लगे, लड़की, तुम्हारा जो भी मसला है साफ सुथरे अल्फाज में बताओ, हमें घुमा फिरा कर बातें समझ नहीं आती। उस लड़की ने रोते हुए अपनी रोदाद सुनाने लगी, सुल्तान मुअज्जम, हम 3 बहनें हैं। हमारे माँ बाप का इंतकाल कुछ साल पहले हुआ है। हम लोग घरों में काम करके अपने घर का चूल्हा जलाते हैं, कभी भी किसी को गलत निगाहों से देखने नहीं देती। हम लोग 4 दीवारी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक रोज एक व्यापारी हमारे दरवाजे पर आया और रोटी मांगने लगा। मेरी छोटी बहन ने उसको रोटी दी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा कि घर में और कौन कौन है। मेरी बहन ने ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा और उसको झाड़ते हुए कहने लगी कि तुम यहाँ से रोटी लो और जाओ, घर का अहवाल जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। वो मजीद कहने लगा, मुझे आस पास के लोगों से मालूम हुआ है तुम लोग 3 ही बहनें इस घर में रहती हो और लोगों के घर में नौकरी करती हो, घर की साफ सफाई करती हो। मेरी बहन ने ये बात सुनकर उसकी जानिब ताज्जुब ज्यादा निगाहों से देखा और पूछने लगी, आखिर को आप ये बात कैसे जानते हैं? तो वो कहने लगा, मैंने अभी तो बताया है, आस पास के लोगों ने मुझे इस बारे में इत्तिला दी है। दरअसल मुझे खादमा की जरूरत है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम की जिम्मेदारी मेरे सर डाली है कि मुझे 3 से 4 खादमाएं चाहिए जो बावर्ची खाने को अच्छे से संभाल सकें। मेरी बहन तबीयत के लिहाज से थोड़ी लालची भी थी। उसको जब ये मालूम हुआ कि शाही बावर्ची खाने में उसकी मुलाजमत लग जाएगी तो वो फौरन ही रजामंद हो गई और उसके साथ जाने को तैयार हो गई। मुझे जब वो अंदर बताने के लिए आई तो वो यकदम ही ठठक गई कि ऐसा कौन है जिसको शाही खादमों की जरूरत पड़ी है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगर शाही खादमा की जरूरत होती है तो पूरे शहर में इस बात का ऐलान किया जाता है और फिर खादमों को मुंतखब किया जाता है। ऐसे कौन हमारे दरवाजे पर आकर हमें शाही बावर्ची खाने में खादमा की नौकरी दे। मैंने ये बात अपनी बहन को समझाई थी लेकिन उसने मेरी बात को सुनना जरूरी नहीं समझा और मुझे कहने लगी कि तुम मेरी कामयाबी से जल रही हो, इस वजह से मुझे रोक रही हो। लेकिन मैंने उसे सुल्तान मुअज्जम उस दिन जोर जबरदस्ती रोक लिया था और मैंने उसे जाने नहीं दिया था। लेकिन अगले रोज ही फिर वो व्यापारी हमारे दरवाजे पर आ गया और मेरी बहन को फिसलाकर अपने साथ ले गया। उस दिन भी सुल्तान मुअज्जम, मैंने बहन को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी लेकिन उसने मेरी बात सुनना जरूरी ही नहीं समझा। रात देर तक मैं उसका इंतजार करती रही लेकिन मेरी बहन वापस ही नहीं आई। इस वजह से मुझे बेचैनी हो रही थी। मैंने
दरबार में आकर अपनी बहन के बारे में दरियाफ्त करना चाहा तो सब ने यही बोल दिया कि यहाँ पर तेरी बहन कोई काम नहीं करती है। ये बात सुनकर सुल्तान मुअज्जम मेरे औसान खता हो गए। मैंने फौरन ही उनको सारा हवाला दिया कि आपका एक मुलाजिम हमारे पास आया था और मेरी बहन को मुलाजमा की नौकरी देने की खातिर महल लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर वो मौजूद नहीं। सुल्तान मुअज्जम, मैंने जब उस आदमी को देखा था मुझे देखते ही शक हुआ था कि वो आदमी कोई बहरूपिया है और मेरी बहन के साथ कुछ और ही करने का सोच रहा है। खुदारा मेरे पास इसके अलावा कोई और रिश्ता बाकी नहीं है। हम जैसे भी हैं एक दूसरे के लिए काफी हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को मुझे लौटा दो और इस बहरूपिये को पकड़ लो जो बहुत सी कुंवारी लड़कियों को शही बरबच्ची में काम करने का जायजा देकर न जाने कहाँ गैब करता फिर रहा है। सुल्तान को अपनी रगें फूलती हुई महसूस हो रही थीं, लेकिन और केस उनके सामने आ चुका था। उन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। सुल्तान ने उस लड़की को यकीन दिलाया कि उसकी बहन जल्द उसके पास मौजूद होगी। तुम परेशान ना हो और अपने घर को लौट जाओ। लड़की के जाने के बाद सुल्तान ने वजीर को हुक्म दिया कि फौरन ही इस व्यापारी को पकड़कर यहाँ लाया जाए। उससे सवालों जवाब करूंगा कि आखिर वो ये तमाशा क्यों करता फिर रहा है, कहाँ गैब कर रहा है मेरी रियाया की लड़कियों को। आखिर को कौन है वो बहरूपिया जो ये सब तमाशा कर रहा है। ये बात सुनकर वजीर ने अदब से सर झुकाया और उस ताजर को ढूंढने के लिए निकल गया। वजीर के जाने के बाद सुल्तान गहरी सोच में मुब्तला हो चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर को कौन है ये व्यापारी जो उनकी रियाया की लड़कियों को उनके ही शही बरबच्ची खाने का झांसा देकर गैब कर रहा है। और ये बात उनके लिए बहुत हैरान कुन थी। आखिर को उनकी आंखों के सामने ऐसे बहुत से मसले आ गए थे जिसकी वजह से उन्होंने फौरन ही ये काम वजीर के सुपुर्द किया था। उसको ढूंढा जाए। अगले रोज सुबह के वक्त जब अदालत लगी तो बहुत से दरबार के लोग सुल्तान के पास अपना मसला लेकर आए और सुल्तान उनको सुलझाने लगे। और उन मसाइल के अंदर 2 से 3 लोग ऐसे भी आए थे जिनके घर की बच्चियां ऐसे ही एक व्यापारी ने गैब की थी। सुल्तान ने जब तमाम मसाइल हल कर दिए तो वजीर की जानिब देखते हुए पूछा कि वो व्यापारी कहाँ है जिसको लाने के लिए मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। ये बात सुनकर वजीर बोला, सुल्तान मुअज्जम वो आ चुका है, बस आपकी इजाजत की देर है, उसको आपके दरबार में पेश कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर सुल्तान ने हुक्म दिया कि फौरन ही उसको शही दरबार में पेश किया जाए ताकि मैं उसे इस बारे में दरियाफ्त कर पाऊं कि आखिर वो ये तमाशा क्यों कर रहा था और ये लड़कियां कहाँ गैब करता फिर रहा है। फौरन ही वो व्यापारी सर झुकाकर सुल्तान की हाजिरी में हाजिर हो गया। सुल्तान ने गरजती हुई आवाज में उससे दरियाफ्त किया, ये खबर मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुंवारी लड़कियों को बरबच्ची खाने में काम करने के झांसे दे रहे हो और इसके बाद उनको अपने साथ ले जाने के बाद गैब कर देते हो और शही बरबच्ची खाने में कोई लड़की नहीं आती जिसको तुम अपने साथ लेकर आते हो। ये बात सुनकर वो फौरन ही पूरे एतमाद लहजे में कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं हरगिज ये काम नहीं करता, मैं तो बस अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ और अपना वही तिजारत का काम करता हूँ। आपके शही बरबच्ची खाने के बारे में मुझे कहाँ इल्म होगा। वजीर साहब मेरे पास आए थे और मुझे अपने साथ आने के लिए बोला था तो इस वजह से भी आपकी हाजिरी में हाजिर हो गया, नहीं तो मुझे बहुत से काम हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ और पीछे मेरे बहुत से काम रुक गए हैं। मेरे पास तो इतना वक्त नहीं होता कि मैं घरों में जाकर लड़कियों को वहाँ से निकालूं और आगे गैब कर दूं। ये बात सुनकर उन्होंने ताज्जुब ज़्यादा निगाहों से वजीर की जानिब देखा। पूछने लगे, वजीर कहीं आप किसी गलत आदमी को तो नहीं लेकर आए? तो वो कहने लगा, नहीं सुल्तान मुअज्जम ये वही है जिसके बारे में लोग शिकायत कर रहे हैं। ये उनके घर की बच्चियों को शही बरबच्ची खाने का झांसा देकर गैब कर देता है। रात गए तक वो लोग उनका इंतजार करते हैं, इसके बावजूद भी वो लोग घर नहीं आते और जब यहाँ आकर मालूम किया जाता है तो यहाँ पर वो लोग कभी आए ही नहीं होते। सुल्तान ने एक बार फिर गरजती हुई आवाज में उस ताजर से दरियाफ्त किया, झूठ से मुझे सख्त नफरत है, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो सच बताओ कि आखिर वो लड़कियां कहाँ पर मौजूद हैं। अगर तुम सच बोल दोगे तो तुम्हारी सजा पे थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे ही बातों में जाकर घुमाते रहोगे तो यकीन मानो मैं तुम्हें सजाए मौत देने से पीछे नहीं हटूंगा। सारे घर की बेटियों की इज्जत सांझी होती है, आज तुम किसी की बेटी की इज्जत को खराब करने की कोशिश करोगे, कल को तुम्हारे घर में भी खवातीन हैं। ये बात सुनकर वो ताजिर हत्ती से उखड़ गया और कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम आपकी बातों का मतलब मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ। आप मुझ पर बेवजह इस तरीके से इल्जाम
इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। मैंने किसी की बेटी को झांसा देकर कहीं गैब नहीं किया है। मैं भी बहन बेटी वाला हूँ। मुझे इस बात का इल्म है कि लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है, और मैं जानता हूँ अगर आज मैं किसी की बहन और बेटी की इज्जत को खराब करूँगा, कल मुकाफात अमल के तौर पर मेरे साथ भी यही होगा। इस वजह से मैंने आज तक किसी की भी बच्ची को मैली निगाहों से नहीं देखा। उसका पुरएतिमाद लहजा और यकीन भरी आंखें सुल्तान को एहसास दिला रही थीं कि शायद वजीर किसी गलत आदमी को अपने साथ ले आया है। इस वजह से उन्होंने बना दूसरी बात किए उसको वहां से जाने के लिए बोल दिया। व्यापारी के चले जाने के बाद सुल्तान वजीर की तरफ मुतवज्जे हुए उनसे कहने लगे, वजीर मुझे लगता है तुम किसी गलत बंदे को लेकर आ गए हो। ये इंसान बहुत पूरे यकीन बड़े लहजे में तमाम बातें कर रहा था। मुझे कहीं से भी ये शक में नहीं डाल कर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर को लोग इसके बारे में इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। वजीर कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, हर दिखने वाली चीज सोना नहीं होती। इस तरीके से इंसान खुद को बहुत पुरएतिमाद जहर करके हमें पागल भी बना सकता है। लड़कियां हमारी रियाया की गैब हो रही हैं, यकीनन कोई बहुत बड़ी बात है। और ये आदमी जिस तरीके से पुरएतिमाद लहजे में बात कर रहा था, हो सकता है कि यही चोर हो। ऐसी बातों पर उस इंसान को थोड़ा घबरा जाना चाहिए था। यकीनन उसको डरना भी चाहिए था और खौफज़दा लहजे में आपसे मुलाकात करनी चाहिए थी। लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा पुरएतिमाद था। हो सकता है कि इसी में खोट हो जो हमें नजर न आ रहा हो। वजीर की बात सुनकर सुल्तान सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं न कहीं वजीर की बात ठीक थी। ऐसी हालत और ऐसी बातों पर कोई भी मामूली सा इंसान भी घबरा सकता था और उसके लहजे में खौफ का अंसर नुमाया हो सकता है। लेकिन ये ताजर बहुत पुर दिमाग था। उसके लहजे में जरा भी खौफ का अंसर दिखाई नहीं दे रहा था और यही बात वजीर और सुल्तान को शक में मुब्तला कर रही थी। सुल्तान ने वजीर की जानिब देखते हुए कहा, आज से तुम इस इंसान पर नजर रखोगे। ये कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता और किसके लिए ये काम करता है, इस पर तुम नजर रखोगे। मुझे जरा भी कुताही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लड़कियों का मामला है। मैं किसी भी तौर पर इसको हल्के में नहीं लेना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वजीर ने अदब से सर इस बात में हिलाया, वहाँ से चला गया। दिन मामूल की रफ्तार से गुजरने लगे और वो औरत एक बार फिर सुल्तान के दरबार में हाजिर होकर अपनी फरियाद करने लगी कि बहन को आप जल्द से जल्द ढूंढ लें। मुझे मेरी बहन बहुत याद आ रही है, ना जाने वो किस हाल में होगी। आपने तो अभी तक कुछ नहीं किया है। आपने तो वादा किया था कि बहन जल्द मेरे पास होगी, लेकिन ऐसा तो कोई अंसर मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि बहन मेरे पास आ जाएगी। सुल्तान ने उसको यकीन दिलाया कि तुम परेशान ना हो, इंशाअल्लाह बहन जल्द से जल्द तुम्हारे पास सही सलामत मौजूद होगी। यकीन रखो, हम इस पर तहकीकात कर रहे हैं। आज फिर वो लड़की उदास होकर वहाँ से चली गई थी, लेकिन ये उदासी सुल्तान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उनके लिए उनकी रियाया बहुत अहम थी। अपनी रियाया को वो अपनी औलाद की तरह मानते थे और आज उनकी रियाया एक बहुत बड़े मसले में फंसी हुई थी। लेकिन जब से उन्होंने उस व्यापारी के साथ मुलाकात की थी, इसके बाद से कोई भी ऐसा केस उनके सामने नहीं आया था जिसमें कोई लड़कियों को झांसा देकर कहीं गैब कर देता। ये बात भी सोचने वाली थी। इस वाक़ये को 7 दिन हो चुके थे। वजीर से उन्होंने दिन दरियाफ्त किया, कहानी कहाँ तक पहुँची है, कुछ मालूम हुआ है। तो वजीर कहने लगा, वो आदमी हमारी सोच से भी ज्यादा होशियार है। वो जानता है कि मैं उसके पीछे हूँ, इस वजह से अभी तक उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो हमें शक में मुब्तला करे। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, आप परेशान ना हो, हम जल्द से जल्द सच मालूम कर लेंगे और ये भी मालूम कर लेंगे कि हमारी रियाया की लड़कियां आखिर को कहाँ मौजूद हैं। एक रोज रात के वक्त वजीर बहुत ज्यादा अपने कमरे में बेचैन हो रहा था। ना जाने उसको नींद क्यों नहीं आ रही थी। इस वजह से वो टहलने की खातिर अपने कमरे का बिस्तर छोड़कर बाहर आ गया और बरामदे में टहलने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे दरबार के अंदर कोई दाखिल हुआ हो और ये चीज उसे खड़कने पर मजबूर कर चुकी थी। वो फौरन शही दरबार के अंदर चला गया। उसने एक साया सा किचन के अंदर जाते हुए देखा। वो भी कदम ब कदम चलता हुआ बरवच्ची खाने में दाखिल होने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने को पड़ी तो वो दरवाजे की ऊट में हो गया और जो मंजर उसने सामने देखा उसके अवसान खता करने के लिए काफी था। सामने वही व्यापारी खड़ा हुआ था और उसके साथ ही बरवच्ची खाने की खादमा भी खड़ी हुई थी और वो न जाने उस लड़की से क्या बात करता रहा। लेकिन उस लड़की के चेहरे से ये बात वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी कि वो बहुत ज्यादा खौफज़दा नजर आ रही है। थोड़ी देर वो इस तरह से बातचीत करके जैसे आया था वैसे ही चला गया। वजीर ने
उस लड़की सहमी हुई थी, इस वजह से उसने उसे कोई बात नहीं की और अगले रोज दरबार के अंदर ये बात सुल्तान के गोश गुजार दी। सुल्तान मुअज्जम, रात के वक्त जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बरामदे में टहल रहा था। जब मैंने उस व्यापारी को शाही बरबच्ची खाने में जाते हुए देखा तो वहाँ मौजूद एक खादमा से वो कुछ बातचीत करते हुए नजर आया था। सुल्तान ने पूछा आखिर को वो क्या बात कर रहा था, तो इस बात पर वजीर ने लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने फौरन ही उस खादमा को भी दरबार में हाजिर किया। पहले खादमा से मुलाकात हुई, उनसे पूछा गया तो वो बताने लगी, सुल्तान मुअज्जम, मुझे वो वरगुला रहा था कि मैं शाही बरबच्ची खाने की नौकरी छोड़कर उसके साथ चल पड़ूं। मुझे बहुत अच्छा मुआवजा देगा वहाँ काम करने का, जो मुझे यहाँ मिल रहा है इससे दुगना। लेकिन जो मैंने उसको ये चीज करने के लिए मना किया और कहा कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, तो वो मुझे धमकी देने लगा कि अगर मैं न मानी तो वो मुझे अगवा कर लेगा और हर हाल में इस जगह पर काम करवाएगा। ये बात सुनकर सुल्तान बहुत ज्यादा उलझन का शिकार हो गए। उन्होंने फौरन ही उस व्यापारी को अपने दरबार में हाजिरी लगाने के लिए बुलाया। आखिर को तुम रात को शाही बरबच्ची खाने में क्या करने के लिए आए थे? लेकिन आज फिर वो पुरएतिमाद लहजे में कहने लगा, नहीं सुल्तान मुअज्जम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं शाही बरबच्ची खाने में क्यों आऊँगा? मैं तो रात को अपने घर में नींद की आगोश में था। ये बात सुनकर सुल्तान ने फौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसको घुटनों के बल बिठा दिया जाए और इसको बंदी बना लिया जाए। ये बात सुनकर वो यकदम गिर पड़ा और वो कुछ कहता इससे पहले, सिपाही, अगर तुमने आज सच नहीं बोला कि तुम हमारी रियाया की मासूम लड़कियों को कहाँ भेजा है तो मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। सच सच बताओ, हमारी रियाया की लड़कियां कहाँ हैं और तुम ये काम क्यों करते हो? वो एक बार फिर नफी में सर हिलाने लगा, लेकिन सुल्तान के इशारा करने पर सिपाही ने जब अपनी तलवार मियान से निकाली और गर्दन के पीछे हिस्से पर मारी तो वो यकदम ही होश की दुनिया में लौट आया और सुल्तान के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, मुझे मारो मत, मैं सच बता देता हूँ। सुल्तान ने सिपाही को रुकने के लिए कहा और उसको बोलने का इशारा किया। वो बोलने लगा, सुल्तान मुअज्जम, मैं बगदाद में इन लड़कियों को लौंडी की सूरत में बेच देता हूँ। इस चीज का मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलता है। ये काम मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यहाँ की रियाया ये बात आकर बादशाह को बता देगी। सुल्तान ने इसकी बात सुनकर कहा, यानी तुम और भी बादशाहों की सल्तनत में ये काम कर चुके हो? तो वो कहने लगा, जी सुल्तान मुअज्जम, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यहाँ की रियाया हर बात आकर आपको बताती है। इस वजह से मेरा काम खराब हो रहा था और मैं यहाँ से जाने वाला था। लेकिन उस दिन जब दरबार में आया था तो मेरी नजर उस खादमा पे पड़ी थी और ये औरत मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। मैं जानता था इसकी बोली बगदाद के बाजार में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन इसको जो मैंने इस बात के लिए झांसे की कोशिश की, ये लड़की बहुत होशियार थी, उसने मुझे इनकार कर दिया और रात को मुझे आपने देख लिया। वो कहने लगे, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मेरे वजीर ने तुम्हें देखा। और सच बताओ, हमारी रियाया की लड़कियों को जहाँ भी बेचा है उन्हें वापस ला कर दो, नहीं तो तुम्हें आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, उन लड़कियों को तो मैंने भारी मुआवजे के तहत बेच दिया है, अब कोई भी उन्हें वापस लौटाएगा नहीं। तो सुल्तान मुअज्जम ने फौरन ही उसकी गर्दन पर तलवार रखने का हुक्म दिया और जैसे ही उसकी गर्दन पर तलवार रखी गई वो फौरन ही इंसान बन गया और कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, मुझे कुछ वक्त दरकार होगा, मैं जल्दी तमाम लड़कियों को वापस ले आऊंगा। ये बात सुनते और सुल्तान ने उसे कुछ वक्त दे दिया और उसके हमरा 2 सिपाही मुख्तस कर दिए और वजीर को भी इस पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया। और सुल्तान के हुक्म के मुताबिक कुछ ही दिनों में बगदाद से वो तमाम लड़कियां वापस आ गईं जो शाही बरबच्ची खाने के झांसे में गैब कर दी गई थी। इस वाकया से ये बात साबित होती है, इंसान को इतना भी पुरएतिमाद नहीं होना चाहिए कि वो आपका बना बनाया काम बिगाड़ दे और लोगों को शक में मुब्तला कर दे कि आप में खोट मौजूद है। इंसान को हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए, ना ज्यादा घबराना चाहिए और ना ज्यादा पुरएतिमाद होने का नाटक करना चाहिए। दोस्तों, ये वाकया तारीख के हिसाब से बड़ा ही दिलचस्प और मुनफरिद वाकया है और इस वाकया को सबसे ज्यादा अहमियत इसलिए भी हासिल है क्योंकि इस वाकया को न सिर्फ मुसलमान मुअर्रिखीन ने बल्कि यहूदी और ईसाई मुअर्रिखीन ने भी नकल किया है। दोस्तों, ये वाकया असल में कुछ इस तरह का है कि एक दिन सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह जंगल के अंदर शिकार गाह में शिकार खेल रहे थे। सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम एक खास किस्म के जानवर पर निशाना ताने तीर मारने ही लगे थे। इतने में सिपाही पीछे से आया और उसके पैरों की आहट से शिकार सुल्तान
سلطان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور اس منظر کو دیکھ کر سارے سپاہی پریشان ہو گئے، کیونکہ سلطان محمد بن قاسم کے ہاتھوں سے اس شکار کا چلے جانا، اور یہ بات سلطان محمد بن قاسم کو بالکل پسند نہیں تھی۔ لیکن جب اس کے ہاتھ کے اندر سلطان نے خط دیکھا اور اس خط کو پڑھا تو سلطان نے سپاہی کو کچھ نہ کہا، بلکہ اس کی پیٹھ کو تھاپا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے۔ اب سلطان محمد بن قاسم آگے اور سپاہی پیچھے، گھوڑے تیز رفتاری کے ساتھ چلے جا رہے تھے، لیکن سلطان محمد بن قاسم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ سب کہاں جا رہے ہیں۔ سب سپاہی حیران تھے، کیونکہ اس سے پہلے سلطان محمد بن قاسم کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوران شکار سلطان محمد بن قاسم کسی اور کام کی طرف چل پڑے، کیونکہ یہ سلطان کی فطرت کے اندر شامل تھا کہ محمد بن قاسم ہر کام کو اپنے وقت پر سر انجام دیتے تھے۔ اب سلطان محمد بن قاسم کا گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ آگے اور سپاہیوں کے گھوڑے پیچھے جا رہے تھے۔ بہت دیر سفر کرنے کے بعد سلطان محمد بن قاسم کے قافلے کا گزر ایک دریا کے پاس سے ہوا، تو سلطان محمد بن قاسم نے سپاہیوں کو کہا گھوڑے کو آہستہ کرو اور اس دریا کے کنارے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے، کیونکہ منزل مقصود تک پہنچنے تک ہمیں بہت وقت لگ جائے گا اور اتنی دیر گھوڑے پیاس برداشت نہیں کر پائیں گے۔ سلطان محمد بن قاسم نہ صرف انسانوں سے محبت کرتے تھے بلکہ جانوروں سے بھی بے حد محبت کرتے تھے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے، لہٰذا سپاہیوں نے گھوڑا روکا اور دریا کے کنارے پانی پلانے کے لیے لے گئے۔ اب سب سپاہی اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہے تھے اور سلطان محمد بن قاسم وقت کا سلطان ہونے کے باوجود اپنے گھوڑے کو خود پانی پلا رہے تھے۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا اور اس کے علاوہ بہت شفاف تھا۔ جب سلطان محمد بن قاسم نے دریا کے اندر ہاتھ ڈالا تو اتنا ٹھنڈا پانی سلطان نے نہیں دیکھا تھا۔ سلطان محمد بن قاسم نے رسی کو چھوڑا اور اپنے ہاتھوں سے پانی اٹھا اٹھا کر پینے لگے، اور اس کے علاوہ سلطان نے پانی کو اپنے منہ پر بھی مارنا شروع کر دیا۔ شاید گھوڑے کی تیز رفتاری کی وجہ سے گرم ہوا نے سلطان محمد بن قاسم کے چہرے کا رنگ سرخ کر دیا تھا۔ سلطان کی آنکھیں لال تھیں، لہٰذا اس پانی نے محمد بن قاسم کو راحت دی۔ جب محمد بن قاسم نے اپنے منہ پر اچھی طرح پانی ڈال لیا تو اچانک سلطان نے کچھ عجیب منظر دیکھا۔ سلطان نے دیکھا کہ دریا کے اندر پہلے بہت شفاف پانی تھا، لیکن چند ہی لمحوں کے اندر پانی میں چکناہٹ سی نظر آنے لگی اور ایک عجیب سی خوشبو بھی تھی۔ سلطان حیران ہو گئے کہ آخر اس دریا میں ایسی کیا چیز ڈالی گئی ہے کہ چند ہی لمحوں کے اندر دریا کے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ سب لوگ سپاہی اس پانی کو حیرت سے دیکھنے لگے، لیکن محمد بن قاسم اپنے گھوڑے کی لگام سے پکڑے اسی طرف چل پڑے جس طرف سے پانی کے اندر چکناہٹ آ رہی تھی۔ سلطان محمد بن قاسم تھوڑی دیر چلتے رہے تو اچانک دور سے سلطان کو ایک بوڑھا بزرگ نظر آیا جو گدھے سے برتن اٹھا اٹھا کر دریا کے اندر کچھ ڈال رہا تھا۔ سلطان محمد بن قاسم حیران ہو گیا کہ آخر یہ بوڑھا آدمی دریا کے اندر کیا ڈال رہا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے محمد بن قاسم چند قدم اور آگے بڑھے تو دیکھ کر سلطان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ گدھے سے بڑے بڑے برتن اتار کر دریا کے اندر ڈال رہا تھا، اور وہ کوئی چیز نہیں تھی بلکہ گھی تھا۔ محمد بن قاسم حیران ہو گئے، لیکن پھر سلطان کو خیال آیا کہ ہمیں اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ضروری ہے، لہٰذا یہ بوڑھا بزرگ گھی کیوں ضائع کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ بات بعد میں معلوم کر لی جائے گی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بوڑھے بزرگ کا گھی خراب ہو گیا ہو۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اگر گھی خراب ہو گیا تھا تو پھر وہ اس کو پانی کے اندر کیوں ڈال رہا تھا۔ لہٰذا محمد بن قاسم اسی جگہ پر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر چل پڑے۔ وقت گزرتا رہا، اگلی صبح اتفاقاً محمد بن قاسم کا گزر اسی وقت پر اسی دریا کے پاس سے ہوا، لیکن اس مرتبہ سلطان نے سپاہیوں کو گھوڑے روکنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ گھوڑے بہت تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے۔ لیکن محمد بن قاسم نے پھر ایک اور عجیب منظر دیکھا اور اس منظر نے سلطان کو اپنے گھوڑا روکنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان نے دیکھا کہ پھر ایک بوڑھا بزرگ دریا کے اندر کچھ ڈال رہا ہے۔ جب گھوڑا قریب آیا تو سلطان اور سارے سپاہی حیران ہو گئے کہ وہ وہی بوڑھا بزرگ تھا جو ایک دن پہلے دریا کے اندر اتنا سارا گھی ضائع کر رہا تھا۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے سوچنا شروع کر دیا تو اتنے میں ایک کسان دریا کے کنارے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سلطان نے پوچھا، اے نوجوان آدمی، کیا تم اس بوڑھے بزرگ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور، یہ بڑا ہی ظالم اور سنگ دل انسان ہے۔ یہ فلاں قاضی کے پاس اس کے کارخانے میں ملازمت کرتا ہے۔ میرے بچے کئی دن سے گھر میں بھوکے ہیں کیونکہ مجھے کام نہیں ملا۔
لگا اور میں نے اس کو جب گھی ضائع کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس کے پاس گیا اور کہا حضور آپ تو ضائع کرنے کی بجائے تھوڑا سا مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو کھلا کر ان کا پیٹ بھر سکوں، لیکن اس نے مجھے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا اور مجھے ایک پیالہ گھی کا نہیں دیا۔ مجھے اس آدمی کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا گھی صحیح شفاف ہونے کے باوجود ضائع کیوں کر رہا ہے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم حیران ہو گیا کہ جو آدمی ایک غریب آدمی کو ایک پیالہ گھی کا نہیں دے سکتا وہ اتنا سارا گھی دریا کے اندر کیوں بہا رہا تھا۔ اب سلطان حیرت میں تھے، لیکن سلطان کو محل کے اندر وقت سے پہلے پہنچنا تھا، لہٰذا سلطان نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس کسان سے اس قاضی کی حویلی کا پتہ معلوم کرو، کل صبح اس بوڑھے بزرگ کو میری عدالت کے اندر حاضر کرنا تاکہ میں اس بزرگ کو ایک غریب کی مدد نہ کرنے اور گھی کو ضائع کرنے کے جرم میں سزا دوں گا۔ اب محمد بن قاسم اگلے دن جب عدالت کے اندر تشریف لائے تو سپاہی نے اس بوڑھے بزرگ کو سلطان کے سامنے حاضر کیا۔ سلطان نے دیکھا کہ اس بوڑھے بزرگ کو، جس کی عمر تقریباً 60 سے 55 سال کے درمیان تھی، وہ اتنا بھی بوڑھا نہیں تھا کہ اس کو چلنے کا سہارا ہو، لیکن اس کے بالوں اور داڑھی پر سفیدی آ گئی تھی، لیکن اس کی ہڈیاں ابھی مضبوط تھیں کیونکہ اس نے 2 سپاہیوں کو بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ 2 سپاہی اس کو پکڑے ہوئے تھے اور ان کو بری طرح دھکیل رہا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ بزرگ کو تنہا چھوڑ دو اور اس سے دور ہو جاؤ۔ دونوں سپاہی اس کے بازو سے چھوڑ کر تھوڑا تھوڑا دور ہو گئے اور وہ بزرگ سلطان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلطان محمد بن قاسم نے کہا کہ میں نے تمہیں دریا کے اندر گھی ضائع کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ ایک دن نہیں بلکہ مسلسل 2 دن، اور یہ بھی نہیں بلکہ مجھے وہاں ایک کسان نے بتایا کہ تم یہ کام کئی دنوں سے کر رہے ہو، حالانکہ وہ کسان تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اس کو ایک پیالہ گھی کا نہیں دیا لیکن تم نے اس کو ضائع کیا۔ بتاؤ تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تیرا مالک جس کے پاس ملازمت کرتے ہو وہ تمہیں کچھ نہیں کہتا کیا؟ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا کیا؟ وہ تمہاری مزدوری میں سے مزدوری نہیں کاٹتا؟ تو یہ سن کر اس بزرگ نے کہا سلطان معظم، اگر میں آپ کو دریا کے اندر گھی کو بہانے کی وجہ بتا دوں تو نہ صرف آپ بلکہ میرا مالک جو کہ قبیلے کا سردار ہے وہ مجھے بھاری انعام و اکرام سے نوازے گا۔ یہ سن کر سلطان اور سب درباری حیران ہو گئے کہ ایک آدمی اتنا بڑا جرم کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس جرم کی وجہ سے بتا دوں تو سلطان اسے انعام سے نوازے گا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ سن کر محمد بن قاسم حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر یہ بوڑھا بزرگ کیا کہہ رہا ہے۔ محمد بن قاسم بوڑھے بزرگ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور وہ بوڑھا بزرگ سلطان کے سامنے اتنا اعتماد کے ساتھ کھڑا تھا کہ جیسے اسے کسی سزا کا بالکل ڈر نہ ہو، اور یہ بات سلطان محمد بن قاسم کو کافی حیرت میں ڈال رہی تھی۔ سب لوگ بڑے پریشان تھے کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی مجرم کو سلطان کی خدمت میں لایا جاتا تو وہ ڈر سے کانپنے لگتا، لیکن وہ بزرگ اتنی عمر کے باوجود بھی اپنی سزا سے بالکل نہیں ڈر رہا تھا، بلکہ وہ تو محمد بن قاسم سے انعام کی توقع کر رہا تھا، لیکن اس کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر اس ماجرے کے پیچھے اصل بات کیا ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد محمد بن قاسم نے کہا تمہیں ضرور سزا ہوگی کیونکہ تم نے بہت بڑا جرم کیا، لیکن تمہیں اپنے جرم کی سزا دینے سے پہلے میں تمہارے مالک کو یہاں بلواؤں گا اور اسے یہ بھی بتاؤں گا کہ تم اس کو اتنا نقصان کیوں کر رہے تھے، اور اسے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ یہ سن کر پھر بھی اس بوڑھے بزرگ کے چہرے پر بالکل خوف محسوس نہیں ہوا۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت ایک سپاہی کو حکم دیا اور سپاہی سلطان کا پیغام لے کر اس قاضی کے پاس پہنچے۔ اگلے دن پھر عدالت لگی۔ آپ سلطان کے عدالت کے اندر محمد بن قاسم، دیگر درباری اور وہ بوڑھا بزرگ جو دریا کے اندر گھی ضائع کر رہا تھا اور اس کا مالک یعنی کہ قبیلے کا سردار بھی موجود تھا۔ محمد بن قاسم نے سردار کو بتایا کہ تمہارے ملازم کو کئی دنوں سے دریا کے اندر گھی بہاتے ہوئے دیکھا گیا، کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے؟ یہ سن کر قاضی سخت غصے میں آ گیا اور کہا نہیں سلطان معظم، مجھے تو اس بات کی خبر نہیں، مجھے تو میرے ملازموں نے بتایا کہ کارخانہ خراب ہونے کی وجہ سے گھی کم کر دیا ہے، مجھے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ میرا گھی ضائع ہو رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان محمد بن قاسم سخت غصے میں آ گئے اور اب سب درباری یہ توقع کر رہے تھے کہ سلطان محمد بن قاسم اس ملازم کو سخت سے سخت سزا سنائیں گے۔ اب محمد بن قاسم نے اس بوڑھے بزرگ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے کئی دنوں سے گھی کو ضائع کیا، اور دوسری بات کہ تم نے اپنے مالک کو خبر لگے بغیر اس کا اتنا بڑا نقصان کیا، اور تیسرا تم اس کے آگے جھوٹ بولتے رہے، لہٰذا تمہیں 3 دن جرم کے بدلے میں سزا سنائی جائے گی۔ یہ سن کر پھر اس بوڑھے بزرگ نے کہا سلطان معظم، میں پہلے بھی ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اگر میں اس دربار کے اندر گھی ضائع کرنے اور مالک
के आगे झूठ बोलने की वजह बता दूं तो ना सिर्फ आप बल्कि मेरा मालिक यानी कि मेरा सरदार भी मुझे इनाम देगा। ये सुनकर वो सरदार भी हैरान हो गया और कहा, सुल्तान मुअज्जम ये क्या कह रहा है? ये आदमी कई दिनों से मेरा इतना नुकसान कर रहा है और दूसरी तरफ कहता है कि मैं इसको इनाम दूंगा। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, तुम्हें अपने जुर्म की सजा जरूर सुनाई जाएगी, लेकिन बताओ आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे थे? उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम मेरा मालिक भी ये बात नहीं जानता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। सुल्तान मुअज्जम मैंने हिकमत के शोबे में बहुत बड़ी तालीम हासिल की और मेरे पास हिकमत का 10 साल का तजर्बा था। मैं बड़े बड़े जानवरों और इंसानों की बीमारियों का इलाज करता था, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मुझे अपने मालिक के पास चंद सिक्कों की मुलाजमत करने पर मजबूर कर दिया। और मैं जब मालिक के पास मुलाजमत की खातिर आया तो मैंने मालिक को बिल्कुल नहीं बताया कि मैं हिकमत का काम जानता हूँ। बस मेरा मालिक मुझे एक आम सा मुलाजिम समझता था और मैं सरदार की नजर में एक आम इंसान था। मुझे काम का कुछ पता भी नहीं था, लेकिन मैं सब को जानता था। सुल्तान मुअज्जम चंद दिन पहले कारखाने के अंदर कोई ऐसी जहरीली चीज आ गई जिसकी वजह से घी के अंदर एक अजीब सी जहर बनना शुरू हो गई। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, अगर वो जहर बनना शुरू हुई तो तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने वो घी खुद पिया? और अगर तुमने वो घी पिया तो तुम अब जिंदा कैसे? उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम मैंने बताया कि मैं बहुत बड़ा हकीम था और इस घी के रंग से ही मुझे पता चल गया, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली के लिए इस घी पर एक छोटा सा तजर्बा किया और इससे मुझे पता चल गया कि इस घी के अंदर एक अजीब सी जहर पैदा हो रही है और इस जहर के पीछे वो जहरीली चीज थी। सुल्तान मुअज्जम अगर मैं इस बात का जिक्र अपने मालिक के सामने करता तो हुजूर मैं जानता था कि मेरा सरदार बहुत ईमानदार और इंसाफ पसंद है और मेरे मालिक का घी जिस जिस बाजार के अंदर जिस जिस घर के अंदर जाता था मेरा सरदार उनको बता देता कि घी हम उनको क्यों नहीं दे सकते क्योंकि इसके घी के अंदर खराबी आ गई है, और इसी तरह मेरे सरदार का कारोबार तबाह हो जाता। बल्कि इस घी की कमाई से मेरा सरदार जितने लोगों की मदद कर रहा था वो भी इससे महरूम हो जाते। लिहाजा मैंने एक और कारखाने से अपनी जेब से घी खरीदा और मैं सरदार के घी की जगह दुकानदारों और ग्राहकों को देता रहा और सरदार के कारखाने का घी ज़ाय करता रहा। मैं घी इसलिए जमीन पर नहीं डालता था कि कहीं इस घी को कोई जानवर या कोई परिंदा ना पी ले और इसको मौत ना हो जाए, इसलिए मैं घी को दरिया के अंदर डालता था क्योंकि दरिया का पानी बहुत ज्यादा था और इसके बदले में जो पानी घी के अंदर डालता था उसका कुछ भी असर ना होता। इसलिए मैं इस घी को दरिया के अंदर ज़ाय करता रहा और इस घी की जगह मैं दूसरे कारखाने से खरीद कर सरदार के ग्राहकों को देता और बस यही मेरी कोशिश थी कि मेरे सरदार की भी बदनामी ना हो, कहीं लोगों को ये पता ना चल जाए कि मेरे सरदार के घी के अंदर खराबी आ गई है और लोग खरीदना छोड़ दें। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरे सरदार का कारोबार तबाह हो जाए, इसलिए मैंने अपने सरदार को बदनामी से बचाने के लिए ये सब काम किया। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए, हत्ता कि सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम की नजरें झुक गईं क्योंकि जिस आदमी को सुल्तान इतना गुनाहगार और मुजरिम समझ रहे थे वो तो असल में एक फरिश्ता था जो अपने मालिक के साथ इतनी वफा कर रहा था। और जब ये खबर सरदार ने सुनी तो वो भी बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि वो सुल्तान के बताने के बाद अपने मुलाजिम को गद्दार समझ रहा था, लेकिन जब उसको इस बात की खबर लगी तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उस मुलाजिम के कहने के मुताबिक ना सिर्फ सुल्तान ने उसे भारी इनाम और इकराम से नवाजा बल्कि उस सरदार ने भी अपना आधा कारखाना उस मुलाजिम के नाम कर दिया। और इसी तरह उस मुलाजिम को अपनी वफादारी और अक्लमंदी की वजह से अल्लाह ताला ने इतने बड़े इनाम और इकराम से नवाज दिया।